गाइस, आज की वीडियो में देख लेते हैं कि नक्सलवाद क्या है और उसके इतना ज्यादा व्यापक रूप से बढ़ने की क्या वजह है। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में, हालांकि इसकी शुरुआत तो बहुत पहले है, 1967 1967 से नक्सलवाद हमारे भारत में व्यापक रूप से फैल रहा है। लेकिन पिछले करीब करीब अगर देखें तो 20 से 25 सालों में यह बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर फैल गया है। भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों में, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे बड़े पैमाने पर नक्सलवाद पनप रहा है। नक्सलवाद का जो सबसे अहम जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा, सुकमा इसमें महत्वपूर्ण जिले भूमिका निभा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम नक्सलवाद को समझेंगे कि नक्सलवाद है क्या, इसकी शुरुआत कहां से होती है और इसकी असली वजह क्या है, और सरकार इसको रोकने के लिए अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रही है। तो बारी बारी से हम एक एक पहलू पर ध्यान देंगे। देखिए, फर्स्टली हम यहां पर ध्यान देते हैं कि जो नक्सलवाद है, ये नक्सलवाद है क्या। सत्ता के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और दो व्यक्ति हैं, चारू मजूमदार और कानू सान्याल के सशस्त्र आंदोलन का नाम है नक्सलवाद, जिसकी शुरुआत हो जाती है 1967 में। ठीक है, तो दो व्यक्ति हैं मेन, चारू मजूमदार और कानू सान्याल, और 1967 में इसकी शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल का जो गांव है नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी एक पश्चिम बंगाल का एक गांव है, एक विलेज है, और उसी विलेज के नाम से इसका नाम पड़ा है नक्सलवाद। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के बड़े प्रशंसक थे, उनके बहुत बड़े फॉलोवर थे, और वे मानते थे कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीति जिम्मेदार है। तो उस समय कुछ हुआ क्या कि जमींदारी प्रथा थी। जमींदारी प्रथा थी, होते क्या थे, जो बड़े भूमाफिया लोग होते थे, जो बड़े भूमि के रखवाले हुआ करते थे, बहुत बड़े लेवल पर जमीन जायदाद उनके पास हुआ करती थी। तो गरीब लोगों को गलत तरीके से, गरीब लोगों से गलत तरीके से अंगूठा लगवाकर, उनके हस्ताक्षर लेकर उनकी बड़ी जमीन का बड़ा हिस्सा अपनी तरफ कर लेते थे। तो एक छल कपट वाली स्थिति उस वक्त देखी गई। तो जब देखा गया कि सरकार इसके लिए कोई भी उचित कदम नहीं उठा रही है, तो उन्होंने खुद से लड़ने का प्रयास किया, और उसी लड़ाई को हम नक्सलवाद यहां पर नाम दे रहे हैं, जो कि नक्सलवाड़ी, पश्चिम बंगाल का नक्सलवाड़ी जो क्षेत्र है, वहां से इसकी शुरुआत होती है। आगे बढ़े, जमींदारों द्वारा छोटे किसानों पर किए जा रहे उत्पीड़न, जिसकी बात मैं कह रहा था, अंकुश लगाने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता सामने आए। इन नेताओं में चारू मजूमदार, कानू सान्याल, और एक तीसरा नाम और आता है, मैंने नाम नहीं बताया, वो कन्हई चटर्जी। तो इनका नाम आता है, और ये ही है मेन इसके कर्ता धर्ता। आगे बढ़ते हैं कि भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत 1967 में, जैसे कि मैंने अभी बताया, पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से हुई थी। शुरू में तो पुलिस ने इस विद्रोह को कुचलने की कोशिश की, लेकिन दशकों बाद इस आंदोलन ने झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। इसके अलावा अगर हम देखें, आसाम का क्षेत्र है, मेघालय का क्षेत्र है, या महाराष्ट्र का कुछ पार्ट कह लें, और हम उत्तर प्रदेश के कुछ थोड़े से चुनिंदा हिस्से को भी इसमें ले सकते हैं। लेकिन व्यापक रूप से हम देखते हैं, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है, और छत्तीसगढ़ इसमें मेन भूमिका है। छत्तीसगढ़ में ये बहुत बड़े पैमाने पर जितने भी आप नक्सली, अगर भारतीय आर्मी है, सीआरपीएफ है, या आईटीबीपी के जवान हैं, उनके प्रति अगर आक्रोश देखा जाता है, तो हम छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में ही ज्यादातर देखने को हमें मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं कि एक नया नाम पनपने में आया है पिछले कुछ समय में। हमने एक नाम पर अगर हम गौर करें तो वो है शहरी नक्सलवाद। अब ये शहरी नक्सलवाद क्या है? शहरी नक्सलवाद का जो मतलब है कि पिछले कुछ सालों में जो हमने देखा कि शहरी नक्सलवाद, या इसको हम वो नाम दे देते हैं अर्बन नक्सलिज्म, ठीक है, शब्द बड़ी तेजी से सामने आया है। शहरी नक्सलवाद से मतलब उन शहरी आबादी से है जो वहां पर रहने वाले लोगों से, इसका मतलब है जो प्रत्यक्ष तौर पर तो नक्सलवादी नहीं है,
है ना। लेकिन वो नक्सलवादी संगठनों के प्रति और उनकी गतिविधियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, मतलब उनके प्रति सहानुभूति है, उनको हर तरीके से मदद की जा रही है। यहां तक कि अगर मैं कहूं कि नक्सलवादियों के लिए एक मुखबिर की भी भूमिका निभाई जा रही है। मुखबिर शब्द का मैं इस्तेमाल करूंगा। मुखबिर आप जानते हैं, मुखबिर का मतलब होता है जब भी कहीं किसी भी व्यक्ति को मारा जाता है, गैंगस्टर को मारा जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो कहते हैं कि पुलिस का मुखबिर था और उसने खबर दी कि वो गैंगस्टर वहां पर है, वो बदमाश वहां पर बरामद मिल जाएगा, तो ये मुखबिर की जाती है। वैसे ही नक्सलवादियों को ये पुलिस कार्रवाई की गतिविधि बताना या सीआरपीएफ क्या कदम उठा रही है वो सारी मुखबिरी करना, तो ये एक शहरी नक्सलवाद का काम है। तो ये पिछले कुछ वर्षों में ही सामने देखने में आया है। कई बार इन पर नक्सलियों के लिए युवाओं की भर्ती मदद करने का भी आरोप लगता रहा है। तो यहां पर युवाओं को बिल्कुल नक्सली अपने गुटों में शामिल कर रहे हैं और एक बड़ी सेना के रूप में सामने आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और ऑपरेशन। हाँ, अब हमने ये पढ़ा कि नक्सलवाद कहां से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, लेकिन अब इतने बड़े व्यापक रूप पर नक्सलवाद जब फैल रहा है तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है, कि सरकार अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो सरकार एक ऑपरेशन चला रही है, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन समाधान। भारत में नक्सली समस्या को हल करने के लिए ये जो ऑपरेशन समाधान है वो गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और इस समाधान से क्या तात्पर्य है, तो समाधान जैसे कि स्पेलिंग बनती है SAMADAN, तो समाधान। तो इस समाधान को अगर हम डिवाइड करें, एस से बनता है स्मार्ट लीडरशिप यानी कुशल नेतृत्व, ए से बनता है एग्रेसिव स्ट्रैटेजी यानी कि आक्रामक रणनीति, एम से बनता है मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग अभिप्रेरणा एवं प्रशिक्षण, ए से बनता है एक्शनेबल इंटेलिजेंस अभियोज्य गुप्तचर व्यवस्था, फिर आता है डी से डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड की रिजल्ट एरिया कार्य योजना आधारित प्रदर्शन सूचकांक एवं परिमाणोन्मुखी क्षेत्र, फिर बनता है हमारा एच से हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी कारगर प्रौद्योगिकी, ए से बनता है एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेट प्रत्येक रणनीति की कार्य योजना, एंड एन से बनता है नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग कल नक्सलियों के वित्त पोषण को विफल करने की रणनीति। तो सरकार के द्वारा ये एक ऑपरेशन समाधान चला जा रहा है। ठीक है, तो कोशिश काफी की जा रही है, लेकिन इसके कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिले हैं कुछ, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अब 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना की बात की गई है। दरअसल इन क्षेत्रों में एडवाइजरी काउंसिल एक तरह की पंचायत है जो आदिवासियों को अपने क्षेत्रों में प्रशासन करने का अधिकार देती है। इस काउंसिल में अधिकतम 20 सदस्य होते हैं, जिनके 3/4 सदस्य वे होते हैं जो संबंधित राज्य की विधानसभा में अधिसूचित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं। यह सार्वभौमिक सत्य है कि हिंसा से प्राप्त की गई व्यवस्था ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती और अंततः टूट जाती है। दूसरी ओर सरकार को भी कानून व्यवस्था की समस्या से ऊपर उठकर इनकी मूलभूत समस्याओं को दूर करने के प्रयास करने चाहिए। एक तरफ जहां इस समस्या की वजह आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था विषमता समझी जाती रही है, वहीं दूसरी ओर इसे अब एक राजनीतिक समस्या भी समझा जाने लगा है। यही कारण है कि जानकारों की नजरों में नक्सलवाद सियासी दलों का एक चुनावी तवा है, जिस पर मौका मिलते ही रोटी सेकने से कोई भी नहीं बचता, उसकी पूरी भरसक कोशिश की जाती रही है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हमारी सरकारें लगातार संविधान की 5वीं अनुसूची को तरजीह देने से कतराती रही है। गौरतलब है कि इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े मामले आते हैं। अगर मैं इसके पर्टिकुलर एक डेटा की बात करूं तो जहां पहले 282 प्रभावित जिले थे, उनकी संख्या घटकर
172 के करीब हो गई है। और अभी करंट में अगर देखें तो 90 केवल 90 जिले ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। तो सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, अब सरकार क्या कर रही है, जैसे मैंने बताया कि समाधान नाम का एक ऑपरेशन चला रही है। साथ ही वहां पर क्या कर रही है कि गांव में जाकर, जंगलों में जाकर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां के विलेजर्स जो हैं, गांव के लोग हैं, उनको जागरूकता, वहां पर जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। उनको उचित शिक्षा का वादा किया जा रहा है, उचित शिक्षा का व्यवस्था वहां पर की जा रही है, उनके लिए खान पान की व्यवस्था की जा रही है, उनके लिए रोजगार के लिए उचित अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। तो कुछ और इससे अच्छे खासे परिवर्तन भी हालांकि देखने में मिले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जहां पहले 282 ऐसे जिले थे जो नक्सल प्रभावित थे, तो अब केवल 90 ऐसे नक्सल प्रभावित जिले हो गए हैं। तो उनकी संख्या करीब करीब, मैं मानता हूं, 1/3 के करीब करीब हो गई है। तो ऐसा नहीं कि सरकार के द्वारा जो किए गए प्रयास है वो कहीं ना कहीं से सफल जरूर हो रहे हैं, है ना, लेकिन इसमें भी अभी वक्त लग रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े क्षेत्र, मैंने यहां पर जो राज्य बताए, तो इतने सारे राज्यों में इतने सारा प्रभावित क्षेत्र को उस लेवल पर जाकर वहां पर इस जागरूकता अभियान को चलाना थोड़ा सा मुश्किल काम तो है ही। आपकी इस नक्सलवाद को लेकर क्या राय है? क्या नक्सलवाद एक सही कदम है? क्या नक्सलियों द्वारा जो भारतीय जवान, सीआरपीएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान या पुलिस पर जो इस तरह के आतंकी हमले किए जा रहे हैं, क्या वो आपको सही लगते हैं? आप इसमें हमें अपनी राय जरूर से दें, कमेंट बॉक्स में दें। और सरकार के द्वारा जो जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, क्या उनसे भी आप सेटिस्फाई हैं? तो उसके बारे में भी अपनी राय आप हमें अवश्य दें। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में यही नक्सलवाद से संबंधित टॉपिक मुझे आपको बताना था, और इसी तरह से हम इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आते हैं जो आपको अधिक से अधिक ज्ञान उपलब्ध करा सके। तो आज की वीडियो आपको पसंद आ गई हो, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना चैनल गुरुकुल हब, इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, थैंक यू।